नेक्स्ट आपका ब्रेकिंग न्यूज ये रहा आपके कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि आगामी जो भी चुनाव होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है। दिल्ली में शीला दीक्षित थी जो लगातार 3 बार सीएम बनी थी, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत पहले 1-2 साल पहले डेथ हो चुका है। तो दिल्ली की शीला दीक्षित भी जो थी वो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी थी। और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनी है। इनके पार्टी का नाम क्या? तृणमूल कांग्रेस मेरे दोस्तों। आइए अब जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन एक अच्छे से चीज के बाद क्या कि स्पेस एक्स ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN15 को सफलतापूर्वक लैंड किया। अब देखो स्पेस एक्स जो है ना, ये नासा की एक एजेंसी है। क्या है मेरे दोस्तों? नासा की स्पेस एक्स जो है नासा की एजेंसी है। और नासा कहां का है मेरे दोस्तों? अमेरिका का है। नासा कहां का है? अमेरिका का है। और इसरो कहां का है? इंडिया का है। इस स्पेस एक्स की स्थापना मेरे दोस्तों 6 मई 2002 को हुआ था। 6 मई 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही है। जिसके सीईओ कौन है? एलन मस्क इसके सीईओ हैं, इसके फाउंडर भी, इसके संस्थापक भी एलन मस्क ही हैं। और इसकी इस कंपनी के स्पेसएक्स की जो है सीईओ भी कौन? एलन मस्क ही हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। तो इसने क्या किया कि 5 मई 2021 को एक स्टारशिप SN15 को जो क्या सफलतापूर्वक लैंड किया गया। 4 बार क्या हुआ था मेरे दोस्तों कि जो एलन मस्क है, इन्होंने जो ये मतलब कि जो इनका रॉकेट था, ये 4 बार फेल कर चुका था। 5वीं बार में सफलतापूर्वक क्या हुआ? पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग हुआ है। पृथ्वी पर यानी कि ऊपर भी गया और ऊपर से जो सेफ लैंडिंग हुआ बिना कोई विस्फोट के। तो हो सकता है मे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो 5वीं बार में, और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको जानो तो कैलिफोर्निया में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया, यूएसए को बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। स्तुति विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया जगह है, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप सिंपल याद रखना। तो 5वीं बार में याद रखना, हो सकता है पूछ ले। तो 5वीं बार में जाकर के सफलता मिली है, जो सेफ लैंडिंग हुआ है, यानी कि ऊपर भी गया और जो धरती पे सेफ लैंडिंग भी कर गया बिना कोई विस्फोट के। लेकिन 5वीं बार में सफल हुआ है। 4 बार यानी कि क्या हो चुका? एलन मस्क को क्या लग चुका? झटका लग चुका। 5वीं बार में जाकर के सफल होते हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर करेंगे नासा के अंतरिक्ष यान। क्या कह रहा है कि नासा वही जो हमने पढ़ा अमेरिका में है कि अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। नासा का एक अंतरिक्ष यान है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं। नासा का एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है। उस यान का नाम क्या? पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, वो कौन सा ग्रह है? यानी कि जो नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब है, किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज किया है? इसने प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज किया है। आई होप अगर आपको आंसर हो तो आंसर करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, अब सेशन को एंजॉय करेंगे। तो इसका आंसर किसी का नहीं, बता दूं किसका आंसर क्या होगा? बी होगा, शुक्र ग्रह। देखो ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, इसे 2018 में भेजा गया था सूर्य का विश्लेषण करने के लिए। सूर्य की जो है उसका विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। और सूर्य का जो है निकट से गुजर के उसका चक्कर काट रहा था। उसी क्रम में ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसको एक सिग्नल मिला। सिग्नल किसे मिला? शुक्र ग्रह से। और सिग्नल क्या है? प्राकृतिक रेडियो सिग्नल है मेरे दोस्तों। अब देखो, ये मान लो कि सन है, ये पृथ्वी है, यहां पे कौन सा है? मरकरी यानी कि बुध ग्रह है। यहां पे कौन है? वीनस है। यहां पे कौन है? यहां पे जो है आपका अर्थ है। और यहां पे कौन सा? मार्स है। तो सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसे क्या बोलते हैं? बुध ग्रह बोलते हैं हिंदी में। सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? वीनस, जिसे बुध ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, पृथ्वी आता है जिसपे हम रहते हैं। और सूर्य के बाद सबसे जो है चौथा मार्स आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस शुक्र ग्रह से जो प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज मिला है, ठीक है। तो आंसर इसका बी होगा। ध्यान से देखो, अगर आपको याद रखना हो, अगर इस तरीके से आपको याद रखना हो, अगर आपको याद रखना इस तरीके से देख लो कि सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है। तो याद रखना कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स।
यानी कि अब क्लास 6 या 7 का अगर ज्योग्राफी उठाओगे ना, क्लास 6 आई थिंक, एनसीईआरटी का न्यू वाली ज्योग्राफी उठाओगे तो उसमें सूर्य के निकट जो भी सारे ग्रह हैं क्रम वाइज उसका एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। अब इसका जो पहला जो वर्ड है ना उसको क्या करना, लिखना। माई का क्या हो जाएगा, एम, वेरी भी, इफिशियंट ई, मदर एम, जस्ट जे, जस्ट सर्व्ड एस, जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखो एम से क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, बी से वीनस हो जाएगा, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स हो जाएगा, जे से जुपिटर हो जाएगा, ए से सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा, एन से नेपच्यून हो जाएगा। तो ये क्रम वाइज क्या है सूर्य के जो है। अब देखो इसमें थोड़ा सा और चीजें मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो ये सन है, ये सूर्य है, और ये मान लो क्या है, मरकरी हो गया आपका, वीनस हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मार्स हो गया, यहां पे एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ी ज्योग्राफी बता दूं आपको, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट यहां पे क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो देखो सूर्य के 4 ये ग्रह हैं निकटवर्ती, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। हिंदी में कहें तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके बीच में एक बेल्ट है, इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो ये 4 ग्रहों को इधर को और 4 इधर के ग्रह को क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है मेरे दोस्तों, क्या करता है, अलग करता है। तो शुरुआत के जो 4 ग्रह है ना, इसे हम इनर प्लेट्स, इनर कहते हैं, इनर सोलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। और जो 4 ग्रह बाहर है इसको आउटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं, और इसे इनर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इसका आप याद रखेंगे क्योंकि क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट अंदर इसे इनर बोलते हैं और जो है आउटर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, शुक्र होगा। क्वेश्चन रहा सेकंड आपके स्क्रीन पे और पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है वो देश कौन है। यानी कि भारत सरकार किस देश के साथ जो है प्रवास और आवागमन संबंधी समझौता जो है उस पर ज्ञापन को मंजूरी दे चुका है। ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ और चीन के साथ। आइए सत्या, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार सभी लोगों को लोग जोड़ भी देंगे और डेली क्लास चलेगी सुबह 6 बजे। डेली का डेली करंट अफेयर्स होगा, कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी होगी, क्वेश्चन आंसर भी होगा और कुछ पुराने न्यूज भी होंगे, कुछ पुराने जो है करंट अफेयर्स भी होंगे। जैसे आप जानते हो कि एग्जाम में जो है 6-7 महीना 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में पूछ रहे किस देश के साथ जो है प्रवास और आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की महारानी और भारत, ठीक है, और आयरलैंड के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत जो मान लो कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं या फिर जो कोई आर्टिस्ट है तो उनको क्या मिलेगी, एक तरीके का राहत मिलेगा उनका आवागमन को। कोरोना वापस अच्छे से जान रहे हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारे देश ने क्या किया, अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। ब्रिटेन के बारे में उसने भारत को रेड लिस्ट सूची में जारी कर दिया है। यही ब्रिटेन भारत को रेड लिस्ट सूची में जारी कर चुका है और यह कह दिया है क्या कि अगर ब्रिटेन का कोई नागरिक अगर इंडिया में है, अगर वो 10 दिन से ज्यादा है तो ब्रिटेन नहीं लौट सकता। लेकिन नया नियम चेंज किया गया क्योंकि भाई ब्रिटेन का आदमी इंडिया में है और 10 दिन रह गया है तो ब्रिटेन अपने पास रखेगा नहीं, तो क्या वो इंडिया में रहेंगे, नहीं। तो फिर नया नियम चेंज किया गया और पुनः क्या किया गया कि जब इंडिया से वापस आएंगे ब्रिटेन को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा और जो है निगेटिव आने के बाद ही उन्हें जो है चीजें हो पाएगी। गुड मॉर्निंग सत्या। चीन नहीं होगा, ब्रिटेन होगा मेरे दोस्तों। तो इससे जो है किसको लाभ मिलेगी, शिक्षकों को, टीचरों को, ऐसे लोगों को लाभ मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। प्रवास जानते हो ना, प्रवास, ठीक है, आना जाना, माइग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कहते हैं इसे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के लिए कर्ज देने की घोषणा की है। तो आरबीआई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ठीक है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने का घोषणा किया है। किसे दिया है, आपको नहीं, मुझे नहीं, कमर्शियल बैंक हो। ये मत सोचना कि आरबीआई जब कितने का जो भी होगा आंसर मैं बताता हूं, तो ये मत सोचना कि जो है हमें दियागा, नहीं, वाणिज्यिक बैंकों को। कमर्शियल बैंक को मेरे दोस्तों, ठीक है, किसे,
कमर्शियल बैंक को किसे कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? तो जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, जहां से आप लेन और देन करते हैं, मतलब डालते हैं पैसा निकालते हैं, ऐसे बैंक को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंक्स जो है बहुत प्रकार के होती है। एग्जिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक हो गया, फिर से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैंक होते हैं। किसानों जो है नबार्ड एक अलग प्रकार की बैंक होगी जो कर्ज देती है। ठीक है, किसानों से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड। ठीक है, कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50,000 करोड़। कितना? 50,000 करोड़। तो आरबीआई क्या करेगी? किसे देगी? कमर्शियल बैंक को। आपको नहीं देगी, मैं सोचना कि आपके जेब में जाएगी, हमारे जेब में कोई 1 रुपया ना डाले। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को क्या करेगी? आरबीआई लोन देगी। क्या देगी? लोन देगी। ठीक है, कितने का कर्ज देगी? 50,000 करोड़। तो कमर्शियल बैंक के बहुत सारे बैंक आ जाएंगे, तो सबको देगी। क्या करेगी? सबको देगी। किस लिए देगी? तो इसलिए देगी मेरे दोस्तों, किस लिए देगी? तो जो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो बनाने वाले हो गए, वैक्सीन ट्रांसपोर्टर्स हो गए, तो आरबीआई ये पैसा कमर्शियल बैंक को देगी। कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक जहां पे आप लेन देन करते हो, निकालते हो, डालते हो, ऐसे बैंक को कमर्शियल बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो आरबीआई 50,000 करोड़ रुपया लोन देगी कमर्शियल बैंक को। अब ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे मेरे दोस्तों? वैक्सीन निर्माताओं को, जो वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन ट्रांसपोर्टरों को क्या करेगी? सस्ते दर पे, क्या? सस्ते दर पे, सस्ते दर पर क्या देगी? कर्ज देगी, उधार देगी, लोन देगी। क्या देगी? लोन देगी। ठीक है, लोन देगी। क्या देगी? लोन देगी, जिससे वैक्सीन का निर्माण हो सके और वैक्सीन जो है जल्दी से एक एक राज्य और अलग अलग जगह पहुंच जाए, जिससे क्या हो सके? स्वास्थ्य संबंधी जो बातें उसे जल्दी फटाफट निपटा लिया जाए। और ये जो रेट है, रेपो रेट, याद रखना मेरे दोस्तों। देखो, जब भी मार्केट में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब भी देखो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो बैलेंस अप्रोच में पढ़ाऊंगा, यानी कि जहां बात इकोनॉमिक्स की आएगी इकोनॉमिक्स ही बता दूंगा, जहां बात हिस्ट्री तो मैं पढ़ाता ही हूं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सबसे संबंधित बातें। तब देखो रेपो रेट, तो आरबीआई जो है रेपो रेट की दर को क्या करेगी? कम करेगी। ध्यान से सुनना, आरबीआई रेपो रेट की दर को कम करेगी। जैसी रेपो रेट की दर को कम करेगी तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? ज्यादा लोन देंगे। थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, नहीं समझ में आ रही, अब समझाता हूं मैं। पहले तो यह समझो कि रेपो रेट है क्या, उसके बाद सारे प्रकरण समझना। रेपो रेट, जो रेपो रेट है, जिसे हिंदी में रेपो दर कहते हैं, तो रेपो दर वह दर है, रेपो दर वह दर है जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को क्या देता है? लोन देता है। क्या देता है? लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए। कितने? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 24 घंटे से लेकर के मैक्सिमम 15 दिन या 14 दिन का, ऐसा 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन के बीच के लिए क्या करती है? लोन देती है कमर्शियल बैंक को, और उसका दर तय होता है। अभी जो करेंट रेट चल रहा है, रेपो रेट 4% चल रहा है। कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपया लोन लेते हैं तो आपको कितना? 4% उस पर एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि आप कमर्शियल बैंक से 100 रुपया लोन लेते हैं, तो अगर कमर्शियल बैंक का जो रेट चल रहा है, रेपो रेट 4% चल रहा है, तो आपको 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट देना होगा? 4% देना होगा। एक चीज और याद रखना सर, आप इतिहास का क्लास बंद कर दिया क्यों सर? क्योंकि वो क्लासेस मैंने कम से कम, सत्या जी, उस क्लास में कम से कम मैंने जो है 2-3 हजार क्वेश्चन लगभग करा दिए मैंने। ठीक है, अब क्लासेस नए करंट अफेयर शुरू करते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मेरा कोर्स आप खरीद सकते हो, 115 रुपए के हिस्ट्री स्पेशल बिक रहे, ले सकते हो बेशक, बिल्कुल अच्छे क्लास चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो रेपो रेट हो गया 4% चल रही है। अब ध्यान से एक चीज सोचना, सुनना मेरी बात को। कहा जाता है कि जब भी मार्केट में, जब भी बाजार में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और लिखना, इसे लिखना भी, कि जब भी बाजार में महंगाई दर बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट की दर को बढ़ा देता है। ध्यान से सुनना, जब भी बाजार में महंगाई बढ़ती है, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आरबीआई रेपो रेट की दर को बढ़ा देता है। जैसे ही रेपो रेट की दर को यह बढ़ाएगा तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कमर्शियल बैंक पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कमर्शियल बैंक पे। अब जो लोग जा रहे तो 4% पे लोन उठा रहे थे, आरबीआई ने कह दिया क्या कि इस महंगाई को कंट्रोल करना है, तो लोन कम जाएगी लोगों के पास, तभी पैसा खर्च कम करेंगे। जब पैसा खर्च कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? मार्केट कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मनी का फ्लो मार्केट में जैसे ही आता है, वो क्या होती है? बाजार में जो है चीजों का जो है एक तरीके से बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी है। सुदीप बनर्जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है रेपो रेट। ठीक है,
तो रेपो रेट की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे ही आरबीआई अगर रेपो रेट की दर को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोन तो देगा लेकिन महंगे दामों पर देगा, महंगे दर पे देगा। लेकिन ये जो 50,000 करोड़ रुपया ये दे रहा है, ये रेपो रेट को कम दर पे दे रहा है। और जो करेंट रेपो रेट चल रहा है मेरे दोस्त कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। हालांकि ये जो फिक्स नहीं होता, इसको लिख ले मत लेना, इसको मत लिख लेना, क्या 4% लिख मत लेना, ये इसमें क्या होता है हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। और ऐसा कब एग्जाम नहीं पूछता कि करंट रेपो रेट कितना चल रहा है। इज दैट ओके गाइस? ओके, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो एक ब्रेकिंग न्यूज, आपको मेरे क्लास में जो है क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे और ब्रेकिंग न्यूज रह के भी चलेगा। चीन के अनियंत्रित रॉकेट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। चीन के अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड रॉकेट पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए इस रॉकेट से खुद चीन का ही नियंत्रण नहीं रहा। यानी कि अंतरिक्ष में एक्चुअली जो ये रॉकेट है ना, इस रॉकेट का नाम क्या है मेरे दोस्तों, इस रॉकेट का नाम है 5BY2। क्या नाम, इस रॉकेट का नाम क्या है, इस रॉकेट का नाम है 5BY2। चीन का था, ये पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा था, पृथ्वी का क्या कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था। और ये चीन से नियंत्रित हो रहा था क्योंकि चीन का था, लेकिन चीन का कंट्रोल इसमें क्या हो चुका, कोई हुआ होगा, मतलब टेक्निकल इश्यू हुआ, जैसे हमारे क्लास में कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाती है, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से चीन का इसमें क्या हो चुका, अनकंट्रोल हो चुका है। अब ये किसी भी वक्त या तो समुद्र में गिर सकता है या तो पृथ्वी पर गिर सकता है। तो ये क्या हो चुका है, अब कहां पे गिरेगी, अमेरिका में गिरेगी या मैं जहां पढ़ा रहा हूं यहां पे गिर जाए, ठीक है, कोई नहीं जानता। हालांकि इतना आसान नहीं है, बहुत साइंस आगे जा चुका है, इसे कंट्रोल कर ही लिया जाएगा, नासा वगैरह लग चुका है, अमेरिका की नासा की जो एजेंसी वो लग चुकी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये है कि यही है 5BY2 और ये अनकंट्रोल्ड हो चुका और क्या किसी भी दिन, ठीक है, वापस धरती पर गिर सकता है, धरती पे गिर सकता है, समुद्र में गिर सकता है। तो जहां पे गिरेगा क्या करेगा, तहस नहस ही करेगा मेरे दोस्तों, क्या करेगा, तहस नहस ही करेगा, ठीक है। और जो है सैटेलाइट ट्रैकर्स के हिसाब से इसकी लंबाई 16 फीट है और चौड़ाई जो है 16 फीट है। हालांकि एग्जाम के लिए पॉइंट के व्यू से नहीं है। और बता दूं कि ये जो है एक तरीके से न्यूयॉर्क, चिली और न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, चिली साउथ अमेरिका में पड़ता है और जो है न्यूजीलैंड, इस तरीके से यहां पे क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है और मे भी किसी दिन धरती पे आ सकता है।